एक न्यूज आती है और एक ग्रोइंग कंपनी का स्टॉक 9% नीचे जाके क्लोज होता है। क्या न्यूज ही वो रीजन था या और भी कोई रीजन थे? क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर एग्जिट करने का टाइम है? मैं बात कर रहा हूँ नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। उसका हम आज एनालिसिस करेंगे, बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल्स में देखेंगे चार्ट के अंदर क्या इंडिकेशंस हैं। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इसके अंदर अभी क्या करना चाहिए, क्या ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या हमें इससे एग्जिट करना चाहिए। वो सारी चीजें जो हैं आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये हमारा चैनल है ट्रेड टॉक्स विद राहुल। इसके अंदर मैं डेली बेसिस पे एक तकरीबन 7 बजे करीबन एक एनालिसिस लेके आता हूँ। एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात किसी पर्टिकुलर शेयर के रिगार्डिंग यहाँ पे हम करते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंदर। सबसे पहले इसका बिजनेस एनालिसिस करते हैं तो इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। बेसिकली ये गेमिंग से रिलेटेड कंपनी है। गेमिंग एप्स हैं इनके, बहुत सारे गेम्स वगैरह बनाती हैं बच्चों के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, खेलते खेलते पढ़ने से रिलेटेड। और आज जो लोगों का रुझान है, आज जो छोटे बच्चे हैं, ये सैड है कि ये आउटडोर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते और इंडोर के अंदर गेम्स वगैरह ज़्यादा खेलते हैं। तो जिस तरीके से आजकल इंटरनेट का एक्सेस इजीली अवेलेबल है, जो सारे स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो इजीली लाइक चीप रेट्स पे अवेलेबल हैं, तो कंपनी के बिजनेस के बारे में कोई डाउट यहाँ पर रह नहीं जाता है। क्योंकि एक ग्रोइंग बिजनेस है, एक आईटी कंपनी और एक इस तरीके से जो गेमिंग कंपनीज हैं, इन इन इस इंडस्ट्री ने किस तरीके से ग्रो किया है वो तो हम सब लोग जानते ही हैं। और अभी भी काफी एक ब्रॉड स्कोप यहाँ पे बाकी है। इंडिया के अलावा बाकी सारी कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के अंदर जो है अच्छा खासा इनका मार्केट कैप भी है। सारी चीजें अच्छी हैं, सारी चीजें इनका जो मार्केट है वो सारी चीजें अच्छी हैं। इंडिया के अंदर मार्केट अच्छा है, तो सारी चीजें यहाँ पे अच्छी नजर आती हैं इस स्टॉक के रिलेटेड, इस कंपनी के रिलेटेड। तो बिजनेस के अंदर तो कोई डाउट है नहीं। और इसी के रिगार्डिंग एक न्यूज अभी जो आई है कि किस तरीके से जो इनको काफी ज्यादा कंपटीशन मिलेगा, वैल्यूएशन से रिगार्डिंग कुछ न्यूज आई है, उसके बारे में जो है लास्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे कि उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है और कितना इम्पैक्ट अभी अभी तक हो चुका है, राइट। तो सारी चीजें ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये बिजनेस की बात होगी। तो बिजनेस नो डाउट मुझे अच्छा लगता है। आईटी कंपनीज जो होती हैं उनकी वो ऐसा नहीं होता है कि जो अभी ऑनगोइंग जो गेम्स वगैरह या ऑनगोइंग जो चीजें चल रही हैं वही इनके पास में है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें अंडर डेवलपमेंट होती हैं जो लॉन्च करने के लिए होती हैं। और ये एक डाइवर्सिफाइड, एक उस गेमिंग के अंदर भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस होता है। एक पर्टिकुलर गेम के ऊपर ही डिपेंड या एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर ही डिपेंड नहीं होते हैं। तो बिजनेस के अंदर मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है। और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और ये गेमिंग कंपनीज जो होती हैं इसके अंदर कोई ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इनको नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे इनकी जो इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है। उसके अलावा यहाँ पे बस कॉस्ट जो है, इनके जो जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं वो उनकी जो सैलरीज वगैरह होती है वो काफी हाई सैलरीज होती हैं। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी कोई जैसे मशीनरी वगैरह ऐसा कोई बड़ा जो बाकी जो कंपनीज होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या इस तरीके की कंपनीज होती हैं, उस तरीके का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है। तो नो डाउट बिजनेस के अंदर एक ग्रोइंग बिजनेस है। और ये पास्ट में भी हमने देखा है और फ्यूचर के अंदर हम देखेंगे कि जिस तरीके का इनके पास स्कोप है उस तरीके से कितना अच्छा ये कंपनीज जो है ग्रो कर सकती हैं। तो बिजनेस के रिगार्डिंग तो मुझे कोई डाउट यहाँ पे नजर नहीं आता है। उसके अलावा बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स के अंदर अभी यहाँ पे जो है कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 4,500 करोड़ का है। मोर स्पेसिफिकली 4,622 करोड़। और यहाँ पे करंट प्राइस 1518 है यहाँ पे। और उसके अलावा जो यहाँ पे आरओसी देखा जाए वो 3% है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी जो है अभी यहाँ पे तकरीबन अभी लिस्ट हुए कुछ ज्यादा टाइम इनको हुआ नहीं है। और यहाँ पे अभी मतलब आरओसी का सही जो होता है वो कंपनी को थोड़ा टाइम होता है मार्केट के अंदर, उसी के बाद में सारी चीजें निकल के आती हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली अभी बात मुझे नजर नहीं आती है। डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, वो एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे जो है कंपनी के पास में, प्रमोटर्स के पास में जो है 21% की होल्डिंग है। लेकिन अभी शेयर होल्डिंग जो है हमारा सेक्शन, उसके अंदर देखेंगे कि जो पब्लिक के पास में भी होल्डिंग है वो बड़े बड़े दिग्गजों के पास में है। तो वो भी सारी चीजें नीचे जाके देखेंगे। प्लेस के अंदर देखेंगे तो प्लेस के अंदर कोई भी शेयर अभी जो है इनका प्लेस नहीं है, वो अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है। कंपनी ने डिविडेंड अभी
नहीं दिया है, कोई डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया है। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो सीधी जो बड़ी-बड़ी जो आईटी कंपनीज़ हैं वो इनके कंपैरिजन के अंदर हैं, कॉम्पिटिशन के अंदर हैं, नो डाउट। हालाँकि ये काफ़ी इनके मार्केट के काफ़ी बड़े हैं और नज़ारा उनके मुकाबले काफ़ी छोटी है, लेकिन आईटी कंपनीज़ को जब ग्रो होती हैं तो बहुत तेज़ी से ग्रो होती हैं, क्योंकि खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ग्रो होने में कोई ज़्यादा ऐसी, अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी के पास में अच्छे फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं, तो कोई ऐसी वरी करने की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन अभी इनके मुकाबले एक स्मॉल कैप कंपनी है, नो डाउट। और यहाँ पे हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं, नो डाउट। और उसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी तकरीबन यहाँ पे जो है कम हुआ है। उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो वो भी यहाँ पे जो, अगर यहाँ पे हम जो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स देख रहे हैं उसके अंदर यहाँ पे जो है ये भी चीज़ें यहाँ पे कम हुई है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो है ये भी कम हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे 2021 के अंदर जो है अच्छी खासी यहाँ पे सेल्स निकल के आई है। तकरीबन आप देखेंगे तो 80% की सेल यहाँ पे निकल के आई है। अगर उसके अलावा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पहले पिछले साल माइनस के अंदर था, यहाँ पे प्लस के अंदर आया है और अच्छा खासा जो है मार्जिन है यहाँ पे। अदर इनकम की बात की तो वो अदर इनकम भी इनके पास में ठीक ठाक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे प्लस में आया है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे प्लस में आया, जो कि एक अच्छी बात है, राइट। माइनस से प्लस में आना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक तरीके से टर्न अराउंड चीज़ें होती हैं। जब माइनस से चीज़ें प्लस में आती हैं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होता है। रिजर्व्स की बात की तो रिजर्व्स भी कंपनी ने कॉन्टिन्यूसली अपने जो रिजर्व्स हैं वो कंपनी ने बढ़ाए हैं और आज तकरीबन 650 करोड़ के रिजर्व्स हैं कंपनी के पास में। बोरोइंग थी पिछले 3 सालों में, लेकिन यहाँ पे बोरोइंग भी तकरीबन जो है इन्होंने नील कर दी है। 1 करोड़ की बोरोइंग यहाँ पे है ओनली इनके पास में। अगर यहाँ पे हम फिक्स एसेट की बात की जाए तो एसेट्स भी कंपनी के पास में ठीक ठाक हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने ठीक ठाक किया है इस साल। तो यहाँ पे जो है जो ईयरली जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर सारे नंबर यहाँ पे ठीक नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी वरी करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर कैश देखा जाए तो वो भी यहाँ पे प्लस में, पहले माइनस में था, यहाँ अभी वापस से प्लस में आ गया, तो वो भी एक अच्छी बात नज़र निकल के आती है। आरओसी भी माइनस में था, जो यहाँ पे प्लस में निकल के आया। अगर आप आरओसी को देखेंगे पिछले 3 साल के पहले यहाँ पे अच्छा खासा आरओसी कंपनी मेंटेन कर रही थी, उसके बाद में यहाँ पे कम हुआ। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास में तकरीबन 21% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास में तकरीबन 6% की होल्डिंग, और डीआईआईस के पास में जो है 8% की होल्डिंग है यहाँ पे तकरीबन। और यहाँ पे पब्लिक के पास में 65% की होल्डिंग है। लेकिन 65% की होल्डिंग में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बड़े-बड़े दिग्गज जो हैं यहाँ पे, उन दिग्गजों के पास में अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इन दिग्गजों के पास में जो है तकरीबन तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो 47-48% की होल्डिंग जो बड़े-बड़े दिग्गज हैं, जो बड़े-बड़े निवेशक हैं, उनके पास में है। और झुनझुनवाला जी के पास में भी यहाँ पे 11% की होल्डिंग है तकरीबन। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक झुनझुनवाला जी की बहुत सारी जगह पे होल्डिंग्स है, लेकिन यहाँ मैं स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि 10% की 11% की होल्डिंग होना बहुत बड़ी बात है। और मेरे हिसाब से शायद 11% की होल्डिंग इसी कंपनी में इनके पास में होगी, उसके अलावा नहीं होगा कहीं पे। तो 11% की होल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पे अगर 4500 करोड़ की कंपनी है यहाँ पे, तो तकरीबन तकरीबन जो है 470 करोड़ की होल्डिंग जो है सिर्फ इनके राकेश झुनझुनवाला के पास में है। तो एक वो बड़ी बात है, इसको कंसीडर करना ही बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पब्लिक के पास में तकरीबन मेरे हिसाब से 18 से 20-21% की होल्डिंग नजर आती है, जो कि क्वाइट कंफर्टेबल है। बाकी सारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है, तो कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। अब चलते हैं इसके टेक्निकल्स के ऊपर। तो टेक्निकल्स के ऊपर जाने से पहले, इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट प्लीज हिट द लाइक बटन, ताकि मुझे पता चले कि किस तरीके का रिस्पॉन्स है। और शेयर जरूर कर लेना और सब्सक्राइब भी जरूर ही कर लेना। तो यहाँ पे जो टेक्निकल्स हैं उसके अंदर देखते हैं। तो टेक्निकल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पे नजर आती हैं, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन ये है, अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। उसके अलावा जो दूसरी ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन है ये वाली, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। तो इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे जो है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता तो अच्छा खासा ब्रेकआउट होता, और यहाँ से जब जो डाउन साइड में शेयर आता है वो भी अच्छी खासे आता है, क्योंकि एक शार्प फॉल था, राइट।
अब यहाँ पे देखिए, इसी जो ये जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन पे इसने जो है सपोर्ट नहीं लिया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था कहेंगे। सपोर्ट नहीं लिया, सपोर्ट नहीं लेके एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन में आया, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आया। इसीलिए ये हमेशा मैं बोलता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइंस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे अप साइड की हो चाहे डाउन साइड की हो, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे प्ले करती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक शार्प फॉल आया क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को यहाँ पे इसने तोड़ा। तोड़ने के बाद में शेयर नीचे आया 8%, 9% के करीबन जो है, 8.5 9% के करीबन जो है शेयर यहाँ पे नीचे आया। अब यहाँ पे इसका जो सपोर्ट है, वो इसका जो लाइफ टाइम लो जो है वो इसका सपोर्ट होगा यहाँ पे, और इससे भी अगर नीचे जाता है तो एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है, इस वाले जो ये लो जो होगा, इसको इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कभी भी लाइफ टाइम हाई और लाइफ टाइम लो जो होते हैं उनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। हालांकि एक फैक्टर ये भी है कि इसको लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इतना स्ट्रांग जो है इसका ये चीज़ नहीं होगी। जो लाइफ टाइम लो होगा वो इतना इतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इसको टाइम नहीं होता। लेकिन अमूमन ये जो है काफ़ी स्ट्रांग फैक्टर्स होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तकरीबन अब इसी रेंज में कुछ कंसोलिडेट हो सकता है, और जो अपकमिंग जो सेशंस हैं, अपकमिंग जो 1-2 दिन है, उसके अंदर हो सकता है इसके अंदर पुल बैक भी देखने को मिले, राइट। क्योंकि देखिए, रीजन क्या था कि वहां से एक न्यूज ही उसका रीजन नहीं था, रीजन उसके बहुत सारे थे। रीजन उसका मार्केट के जो सेंटिमेंट थे वो भी सही नहीं था, मार्केट खुद नीचे था। अगर आप देखें, कल के दिन में तकरीबन 1% के करीबन निफ्टी नीचे गया था। उसके बाद में वापस उसने रिकवरी की, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो 1% के नीचे ही जाके क्लोज हुआ है। अब होता क्या है कि जब जो निफ्टी वगैरह होता है, इनके अंदर जो है, इनके अंदर ये पुल बैक जो है कर लेते हैं, राइट। एक मैं एक ही ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप जो होते हैं, उनके अंदर एक ही दिन में इस तरीके के पुल बैक जो है बहुत कम होते हैं, राइट। क्योंकि वहां पे एक रिस्क फैक्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसको कंसीडर करना बहुत जरूरी है। तो जब स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर भी बहुत सारे शेयर्स थे वो नीचे थे, राइट। अब इसको क्या हुआ कि एक न्यूज भी आ गई, उसके अलावा मार्केट का सेंटीमेंट भी खराब हुआ। अगर मार्केट का सेंटीमेंट खराब नहीं होते तो हो सकता है इतना ये शेयर नहीं करता, राइट। लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट भी खराब था, इसलिए इतना गिरा यहाँ पे, राइट। उसके बाद में अगर आप देखें तो इसने पुल बैक भी किया है, ऐसी बात नहीं है कि इसने पुल बैक नहीं किया, पुल बैक भी यहाँ पे किया। तो भी यहाँ पे एक मुझे लगता है कि अभी जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है, अगर इसके अंदर कुछ पुल बैक है वापस इसी रेंज में, अगर ये कंसोलिडेट होता है, अगर यहीं पर रहता है, ये थोड़ा बहुत इसके अंदर अपसाइड देखने को मिलता है, तो फिर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर ये इस लाइफ टाइम लो को अगर ब्रेक करता है, तो थोड़ी सी इसके अंदर प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। अब बात करते हैं जो न्यूज आई थी उसके बारे में, देखते हैं कि क्या न्यूज आई थी, राइट। तो उसके ऊपर एक एक करके जो है चलते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। वापस से मैं आऊंगा इस चार्ट पैटर्न में। तो अब न्यूज यहाँ पे जो आई थी, वो न्यूज यहाँ पे ये रही। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो इंपॉर्टेंट बात, जो यहाँ पे जो सीएलएसए जो एक मॉर्गेज फर्म है, उन, उन इन ब्रोकर फर्म है, इनने जो है एक अपना जो एक बताया है कि यहाँ पे जो है कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो काफी ज्यादा है। अब यहाँ पे एक चीज कंसिडर करने की ये है कि जो भी ये आईटी कंपनीज हैं, गेमिंग कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं, कौन सी मतलब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो जो ओवर वैल्यूज हैं, राइट, ओवर वैल्यूड है। अगर आप और तकरीबन इस अभी करंट जो मार्केट है उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो ओवर वैल्यूड है, राइट। अब कोई सी भी कंपनी आप उठा के देख लीजिए करंट मार्केट में, जहां पर निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो ओवर वैल्यूड है, नो डाउट, उसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये भी ओवर वैल्यू है, तो ऐसी कोई ऐसा कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, नहीं, राइट। दूसरी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो कंपटीशन है, जो ड्रीम इलेवन, एमपीएल, पेटीएम, फर्स्ट गेम, जियो गेम्स, ये जो है आने वाले टाइम में इनके जो कॉम्पिटिशन हैं वो काफी ज्यादा होने वाले हैं। अब कॉम्पिटिशन किस सेगमेंट, किस सेक्टर के अंदर नहीं है, राइट। आज जहाँ पे इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा होगा, राइट। अब यहाँ पे जो बड़े बड़े जियो गेम्स है, तो यहाँ पे रिलायंस कहाँ नहीं है, कौन से बिजनेस में रिलायंस नहीं है। आप कोई सा भी बिजनेस जाके देख लीजिए, वहां पे रिलायंस है। किस सेगमेंट के अंदर कंपटीशन नहीं है, सब कुछ सेगमेंट्स के अंदर कंपटीशन है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये देखिए कि जो ये गेमिंग कंपनीज होती हैं, आईटी कंपनीज होती हैं, चाहे कितना भी कंपटीशन हो, चाहे कुछ भी हो, राइट, अगर इनके पास में प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये ग्रो कर जाते हैं। कोई, क्योंकि इनके ऊपर इतने प्रेशर्स नहीं होते हैं बाकी सारी चीजों के, राइट। एक इनकी छोटी टीम में भी काम हो जाता है, छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी काम हो जाता है, और इतना कोई लंबा चौड़ा इनका जो है मशीनरी वगैरह, डेट वगैरह की इतनी कोई ज्यादा इनको प्रॉब्लम होती नहीं है कि इनको इतने डेट की जरूरत पड़े, क्योंकि इनको इतने पैसे की जरूरत होती भी नहीं है। एक्सपेंशन कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो एक अलग बात निकल के आती है, राइट। तो ये एक रीजन है। ग्रोइंग कंपनी है यार, एक ग्रोइंग कंपनी इसलिए है क्योंकि उसका रीजन ये है
कि देखिए आज इंटरनेट का एक्सेस बिल्कुल आसान हो गया है, जो स्मार्टफ़ोन्स हो गए हैं, जो जो रीच हो गई है अपने स्मार्टफ़ोन्स के लिए, आज घर-घर स्मार्टफ़ोन्स हैं, सस्ते में अवेलेबल हैं, तो गेमिंग वगैरह आगे जाके बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली। राइट? गेमिंग और बच्चों का रुझान जो है आउटडोर की जगह पे इंडोर यहाँ पे बढ़ गया है। आप देख लीजिए हर जगह, तो इसमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, जो आईटी कंपनीज़ होती हैं, इनके अंदर अच्छी खासी आर-एन-डी की टीम होती है, ऐसी कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अलावा भी जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अंडर डेवलपमेंट होते हैं, राइट? और ये अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफ़ाइड करके रखते ही हैं, क्योंकि इनको पता है कि आगे जाके हिकअप अगर आते हैं, तो किस तरीके से अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफ़ाइड करके रखना है। तो ये कंपटीशन वाली बात जो है, ये कंपटीशन तो सब जगह है। कंपटीशन में कंपटीशन को एक सेग्रीगेट करना है, कंपटीशन को कम करना, तो आईटी और गेमिंग कंपनीज के लिए तो बहुत आसान बात है। अगर दूसरी कंपनीज की बात की जाए, तो बड़ी-बड़ी कंपनी है, बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, वो एक एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में स्विच आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ पास में बहुत बड़ी मशीनरीज होती हैं, सारी चीजें होती हैं, पूरा सेटअप होता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसे कोई बड़ी बात होती नहीं है, राइट? तो कंपटीशन तो हमेशा रहेगा, ये एक कोई रीज़न नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि इससे इतना कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ने वाला है। हाँ, ठीक है, कुछ हिकअप्स कंपनी के अंदर आ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कंपनी ग्रो करेगी, जिस तरीके से कंपनी आगे जाएगी, उस हिसाब से आने वाले टाइम में मुझे तो अच्छा इसका फ्यूचर नज़र आता है। लेकिन तो भी यहाँ पे जो है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो हमें जो है अपना रिस्क जो है, रिस्क के हिसाब से ही हमें काम करना चाहिए, और अपने जो एनालिसिस है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई करोड़ों तो लगाने नहीं है कंपनी में, राइट? कुछ छोटा अमाउंट लगाइए, छोटा अमाउंट लगाइए, हर एक डिप में लगाइए, ताकि अगर कल को पुल बैक होता है, तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो कोई ऐसी वरी करने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। अच्छी खासी कुछ अच्छे अच्छे खासे निवेशक हैं, उनकी भी अच्छी खासी इसके अंदर होल्डिंग है। और यहाँ पे जो चार्ट जो कह रहा है, चार्ट के हिसाब से भी ठीक है, इसने एक यहाँ पे एक सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लाइफ टाइम इसका लो है, वो भी एक अच्छा खासा यहाँ पे रोल प्ले करेगा। हो सकता है कंसोलिडेट हो कुछ टाइम के लिए, कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन फ्यूचर के आने वाले फ्यूचर के अंदर मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी के लिए अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करके रखती है। आईटी कंपनी है, गेमिंग कंपनी है, तो ऐसी कोई वरी करने की यहाँ पे मुझे जो है कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आती नहीं है। तो ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी हमें हमें स्मॉल कैप कंपनी है, मैं इस न्यूज के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेटर के गेम भी यहाँ पे हो सकते हैं। ऑपरेटर हमेशा इसी तरीके की न्यूज के ही फिराक में रहते हैं। हो सकता है इसको और गिराएं और गिराएं और गिराएं, सारे शेयर्स निकलवाएं, उसके बाद में फिर जो है अपनी पोजीशन बनाएं। तो हमें भी यहाँ पे जो है अच्छे से सोच समझ के यहाँ पे अभी इस कंडीशन में काम करना चाहिए। और मैं प्रेफर करूंगा कि थोड़ा सा वेट करो, वॉच करोगी, जब इसकी वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाए, उसके बाद में इसके अंदर इन्वेस्ट करो। इसका फ्यूचर मुझे अच्छा नज़र आता है, उसमें कोई वरी करने की ज़रूरत है नहीं। तो ऐसी कोई मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लगती है, लेकिन मेरा कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें, उसके बाद में जो है कोई भी डिसीजन लें। और मेरी कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, और उसके बाद में आप कुछ भी पोजीशन जो है इस शेयर के अंदर बना सकते हैं। और आने वाले टाइम में पता पड़ेगा कि किस तरीके से ये जो है मार्केट रिस्पॉन्ड करता है। मार्केट का सेंटीमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर मार्केट आने वाले टाइम में अच्छा खासा, अगले सप्ताह अगर अच्छा खासा भागा, तो इस शेयर के अंदर भी तेजी देखने को मिलेगी। ऐसी वरी करने की जरूरत है नहीं। अगर इसी तरीके से गिरता रहा, तो समझ जाइए कि ऑपरेटर का कुछ गेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें जो है उस टाइम पे सचेत होने की जरूरत है। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कल वापस मिलेंगे तकरीबन इसी टाइम पे, और एनालिसिस करेंगे एक नई अपॉर्चुनिटी का, नए शेयर का। तो और उसके अलावा अगर कोई आपका फीडबैक हो, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर शेयर का जो आप एनालिसिस करें, क्योंकि इस नज़ारा का भी मुझे एक कमेंट के अंदर आया था, फिर मैंने एनालिसिस किया उसका, और उसके बाद में हम जो है यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप भी मुझे बता सकते हैं, और अपने फीडबैक भी आप दीजिए कि किस तरीके से, कौन से आपको शेयर की एनालिसिस चाहिए, और हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकें, और अपनी फैमिली को कैसे ग्रो कर सकें। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस। कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। इन द मीन टाइम, टेक केयर, बाय बाय।